आईबीएस और डिप्रेशन, मैदे की खराबी और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन का इशू है, उनका किसी ना किसी स्टेज पे ऑफ लाइफ पे मैदा खराब होना ही होता है। कुछ हद तक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि डिप्रेशन रहे और स्टमक अपसेट ना हो। आम तौर पे जो चलन है, जो एक सिस्टम मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं, वो यही है कि अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होगा तो मैदा खराब हो जाएगा। अगर मैदा खराब होगा तो कुछ अरसे के बाद एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाएगा। आईबीएस का जो आमतौर पे आप यूं समझिए कि इट्स अ सेट ऑफ सिम्टम्स, और मैं इस पे आगे जाके आपके साथ कुछ डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसके कुछ रीजंस को देख लेते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये इसकी एक रीज़न होती है। फिर सेंसिटिविटी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसमें जो नर्व्स होते हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाएं तो इस किस्म के मामलात सामने आ जाते हैं। फिर एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया एक आस्पेक्ट होता है। एच पाइलोरी में जो गट का बैक्टीरिया होता है, वो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी स्टमक लाइनिंग पर अटैक करने लगता है। तो अगर किसी को मैदे की खराबी तवील अरसे से चलती चली आ रही है, तो एच पाइलोरी का टेस्ट तो करवाना चाहिए। वो करवाने के बाद अगर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं एच पाइलोरी है, तो उसकी रेडिकेशन होती है, 15-20 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है। और ये एक अलग बात है कि बहुत से डॉक्टर्स से मेरी इस मामले में बात भी हो चुकी है, और ये कहते हैं कि ये दोबारा भी हो जाया करता है। हमारे जो सोसाइटी में हमारी फूड की जो क्वालिटी है, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, और जो हमारे पानी की पाकिस्तान में स्पेशली सूरत हाल है, तो उसमें फिर स्मोकिंग जैसे और भी काफ़ी सारे ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह इस किस्म के फैक्टर्स होते हैं, जिनसे ये दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर एच पैलोरी हो गया हुआ है, मुझे तो बल्कि एक बड़े बहुत बड़े हॉस्पिटल के एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं तो इरेडिकेशन के हक़ में भी नहीं हूँ। आप इरेडिकेट करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद कुछ देर का आराम आएगा और फिर ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इलाज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एच पैलोरी किसी को है तो उसे चाहिए कि इसकी एरेडिकेशन का कोर्स कर ले। इम्यून सिस्टम एक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अब इसका डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ी देर के बाद जाके लोगों को पता चलता है, और ये आमतौर पे इतनी कसीर तादाद में लोग नहीं पाए जाते जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेरे तजर्बे के हिसाब से बहुत से लोगों को गलतफ़हमी होती है कि ये हमें ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, क्योंकि आईबीएस और एंग्ज़ायटी जब मिल के जो हैं वो अपना खेल खेलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा एक इल्यूज़न फ़ील होता है कि शायद हमें ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, क्योंकि लग ऐसे ही रहा होता है। तो इस मामले में डॉक्टर्स रात को भी मैंने कुछ गलतफ़हमियों में जाते हुए देखा है, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को हम बाईपास तो नहीं कर सकते, बताने के लिए तो बताना तो पड़ेगा। फिर फूड इंटॉलरेंस का बड़ा इशू आता है। लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस है, और उसके बाद व्हीट एलर्जीज़ वगैरह लोगों को हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है। फूड इंटॉलरेंस के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फूड इंटॉलरेंस जो होती है, ये मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक परमानेंट नहीं होती है। ये ऑन एंड ऑफ सम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को होती है। और जैसे अब किसी को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो दूध नहीं पी सकता, और वो सारी ज़िंदगी अगर दूध को छोड़े रखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि उनको फूड इंटॉलरेंस है, पता लग जाता है, आप पीते हैं तो रिएक्शन आता है बॉडी का। अगर फूड छोड़ी हुई है, सर्टन फूड आपने रोक रखी हैं, तो आपको चाहिए कि 1-2 साल के बाद दोबारा उनको ट्राई करते रहा करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हील कर जाती है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपको वीट एलर्जीज़ हों और आप बड़ा तवील अरसा उनको ना खाएं, लेकिन आपकी वीट एलर्जी ख़त्म हो चुकी हो। तो ऑन एंड ऑफ अपनी बॉडी को इस मामले में चेक करता रहना चाहिए। और फिर फैमिली हिस्ट्री जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, कुछ तो आपको बताया, जनरेशन गैप और ये वो सप्रेशंस। लेकिन उसके साथ साथ फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। माँ बाप को पीछे अगर फोर फादर्स को ऐसी कुछ चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है। और फिर मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स के कोर्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स कैन वाइप आउट हेल्दी जो बैक्टीरिया होता है, उसको डैमेज कर सकती है। अब दवाई तो लेनी है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा ये होता है कि एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो रही है, इस किस्म की चीज़ें हैं, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को उस पे बोझ डालना चाहिए, ताकि वो अपना काम जो है वो करता रहे,
और बॉडी में हील करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ओवरऑल तो ये होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स के वजह से जो हमें सिम्टम्स आते हैं उनको हम आईबीएस कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर रिफ्लक्स भी होता है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल कहते हैं। आम तौर पे इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और अगर ज़्यादा इसको कॉमन टर्म में बात करूँ तो गर्ड का इशू कहा जाता है। और तेज़ाबियत से भी इसको बहुत सारे लोग इसको तेज़ाबियत के नाम से जानते हैं। ये आम तौर पे खाना खाने के बाद होता है, जैसे कि आप कह लें कि हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है रात को लेटने के बाद। बहुत लोगों को ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें ना सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम गर्ड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खाने को निगलते हुए पेन होगी, ऐसे लगेगा लंप है थ्रॉट के अंदर, इस तरह की चीज़ें हो जाती। गला जो है वो सोर थ्रॉट हो जाता है, पक जाता है, गला दर्द करने लग जाता है। चोकिंग होती है लोगों को, खांसी सम टाइम आने लगती है, और स्क्रैचिंग आती है, जैसे ना खनखा के गला साफ करने की कोशिश करते रहते हैं लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा। ये भी एसिडिटी की वजह से होता है। फिर खट्टे डकार आते हैं। बेसिकली आप यूँ समझिए कि इसोफागस जो हमारा ये जो पाइप है, हमारी चेस्ट में जा रहा होता है हमारे मैदे के अंदर, इस मैदे के और इस पाइप के दरमियान शुरू में एक जोड़ होता है, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। आई थिंक सो, एलईएस के नाम से भी ज़्यादा कोई याद पड़ता है इसको, मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। ये सम टाइम ढीला हो जाता है, ये इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। उसकी वजह से जो एसिड है ना वो हमारे इसोफागस में आ रहा होता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज पैदा हो रहे होते हैं। सीने में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है, और गले में कुछ अटका हुआ फील होने लग जाता है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। वो लाइनिंग को ख़राब कर रहा होता है, और अगर ये तवील अरसा रहे ना तो फिर अल्सर्स वगैरह के भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। नौजिया, दिल घबराना लगता है, जैसे वॉमिट की फीलिंग होती है लेकिन होता नहीं है। और सांस लेने में बहुत लोगों को मसला होने लगता है। इसकी दवाई तो आमतौर पे डॉक्टर्स ही बताएंगे, मेरा तो काम नहीं है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन कुछ आम सी चीज़ें होती हैं, जैसे पीपीआईज होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होता है। फिर हिस्टामाइन के H2 वगैरह की होती हैं चीज़ें। गैविस्कॉन है, क्राफिल्म है, टैबलेट्स होती हैं चूसने वाली, ओमेप्राजोल हो गया। और पीपीआईज में आ जाती हैं चीज़ें जो सुबह के टाइम कैप्सूल लेने होते हैं खाना खाने के बाद, एंजाइम्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और एसिड्स को नॉर्मल करने के लिए। तो ये तो हो जाता है। फिर अब स्टमक के इशू में अगर हम आ जाएं तो आप देखें कि पेट का दर्द होने लगता है लोगों को, कुछ भी खा लें तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है। और फिर गैस, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ रहता है, अफारा हो जाता है। कुछ भी खाएंगे थोड़ी देर के बाद गैस बन जाएगी, पेट फूल जाएगा, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर डायरिया बहुत बड़ा इसमें एक क्रूअल सिम्टम है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, और घबराहट हुई है तो डायरिया लग गया है। कुछ खा ली है चीज़, हज़म नहीं हुई तो डायरिया लग गया है। फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, और भूख नहीं लगती है। बहुत सारी ऐसी फूड्स आपको ऐसी मिलने लग जाती हैं जो आपको पता चलता है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा ये जो डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है। देखिए, डायरिया अगर किसी को बार बार होता है तो एक तो रूट कॉज है ना, रूट कॉज को तो हम आगे चलते चले जाएंगे और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इमीडिएट रिलीफ के लिए इसबगोल का जो छिलका होता है वो बेस्ट होता है, और उसको आप रात को सोते हुए नरम एक पानी के गिलास में डाल लें, और आप तकरीबन 10-15 सेकंड उसको चम्मच से हिलाने के बाद उसको पी लें, और इससे फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा शदीद डायरिया होता है तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, कुछ इमोडियम तरह की चीज़ें। जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ इसको डॉक्टर के मशवरे से लीजिएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों का पता है। तो कुछ कैप्सूल होते हैं, फ्लैजेल है एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, साथ में इमोडियम हो जाता है। इस किस्म की चीज़ें लोग ले लेते हैं, उससे इमीडिएट रिलीफ मिल जाया करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कब्ज़ के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। आम तौर पे लोग समझते हैं कि चूँकि हम इंसानों की नेचर बनी हुई है कि 24 घंटे में अगर बाउल मूव नहीं करता, बाउल की मूवमेंट नहीं होती, तो लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हमें शायद कॉन्स्टिपेशन हो गई है। ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको 3-4 दिन भी स्टूल पास अगर नहीं होता है, बाउल मूवमेंट नहीं होती है, अगर आपको हाजत नहीं होती, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र वाली बात नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि 24 आवर्स में एक बार बाउल मूव करे।
और स्टूल पास हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़ोर लगाना शुरू कर दे आदमी। एक बात याद रखिएगा, ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपको हाजत नहीं महसूस हो रही है, आपको 1-2 दिन हो गए हैं, वेट कीजिए, रुकिए। और कुछ बातें मैं कहना नहीं चाह रहा था, मतलब अगर 1 हफ्ता स्टूल पास नहीं होता, तो तब कॉन्स्टिपेशन की कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि लैक्सेटिव जो होते हैं, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो अंतड़ियों की मूवमेंट जो है उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और पानी भी खुश्क हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर्स को बहुत बेहतर पता होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी मुझे अजीब चीज़ बताई, मैंने बाद में कुछ लोगों को फिर बताई और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। आलू बुखारे का जो जूस होता है, उसको आप अगर पिएँ तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं, दूध पिया जा सकता है अगर हज़म होता है, रात को नीम गर्म दूध पी लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी का इंटेक आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा कम है, हॉरिबली लोग कम पानी पी रहे हैं। अ, पानी डिटॉक्स करता है, पानी से इलाज करना चाहिए। कम से कम 12-14 ग्लास गर्मियों में जितनी हमारी गर्मी होती है, और वो पीना चाहिए। बहरहाल, कब्ज़ के बारे में ये बात आप याद रखिएगा कि जिन लोगों को कब्ज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे दिन अगर स्टूल पास हो रहा है, तो कोई बात नहीं, होने दें। और जब बाउल की मूवमेंट होती है तो कोशिश किया करें, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कि जब पहली बार आपको प्रेशर फ़ील हो रहा है तो आप मत जाएँ बाथरूम में। आप बैठे रहें, वेट करें। वो थोड़ी देर के बाद हर बॉडी का अपना एक बिहेवियर होता है बाउल को मूव करने का, हैबिट्स होती हैं स्टमक की। तो अगर हो सकता है आधे पौने घंटे के बाद आपको दोबारा हाजत महसूस हो, तो उस वक़्त भी रुकिए। और जब तीसरी बार आपको दोबारा प्रेशर फ़ील हो तब आप जाइए, और ज़ोर मत लगाएँ। 2 काम नहीं करने, एक तो कमोड वगैरह पे आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है। इससे बवासीर होने के चांसेस, हेमोराइड होने के चांसेस, फिशर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जा रहा, लेंथी हो जाएगा सब्जेक्ट। और दूसरा, आपने ज़ोर नहीं लगाना, ज़ोर लगाएंगे तब भी हेमोराइड होगा, मस्से बाहर आएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, और एक नई कहानी ज़िंदगी की शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिया करें। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, चाय अपनी कम करें। और आलू बुखारे का मैंने बताया, जैसे वो आप स्मूदी वगैरह उसकी बना के ले लिया करें। एक्सरसाइज किया करें। एक एक्सरसाइज होती है जंपिंग जैक्स, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। वो बिल्कुल हाथ दोनों ऊपर करके और टांगें खोल के जंप लगाना होता है, बड़ी फेमस है, हम सब अपने स्कूल्स वगैरह में भी की हुई है। तो वो खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले और दोनों खाने मील लेने से पहले, अगर आप 20-20 के 3 सेट अगर आप कर लेते हैं, तो इट ओनली टेक्स 3 टू 4 मिनट्स और 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। तो इससे जो हमारी लोअर इंटेस्टाइन है, उनके अंदर खिंचाव पैदा होता है। ये वॉक वगैरह करने से और किसी एक्सरसाइज करने से आम तौर पे पैदा नहीं होता। इसलिए इस एक्सरसाइज को जहन में रखिएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, वो इसको ट्राई करें। पानी के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि डिहाइड्रेशन आजकल हमारा पाकिस्तानियों का तो इतना बड़ा इशू है कि मेरी जिस भी बंदे से बात होती है, मैं उससे पूछता हूँ ना कि आपका पानी का इंटेक कितना है, तो लोग आमतौर पे मुझे गर्मियों में ये बता रहे होते हैं कि 3-4 ग्लास पी लेते हैं जी। और सर्दियों में तो 1 ग्लास सुबह पी लिया, एक दो शाम को कहीं पी लिया, दैट्स ऑल। इस तरीके से गुजारा नहीं चलता। पानी को पीने का एक मखसूस तरीकाकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने सुबह उठना है, तो 1 ग्लास आप आधा पौना ग्लास सुबह पी लें नाश्ते से पहले, कुछ देर पहले जब उठते हैं तो उसके बाद। और फिर नाश्ता करें, नाश्ता करने के आधे पौने घंटे के बाद आप पानी का फिर 1 ग्लास पी लें। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हर आधे पौने घंटे के बाद आप पानी का 1 ग्लास पिएँ। और नोट करें कि आप कितने ग्लास पानी पीते हैं तो आपको यूरिन आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये अगर ये हो रहा है कि आप 6-7 ग्लास पानी के पी चुके हैं, आपको 4 घंटे हो गए हैं, और आपको यूरिन की कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, और तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। होना ये चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि अब मेरी बॉडी को मतलूबा पानी मिल गया है या नहीं मिला। तो अगर आप 4-5 घंटे पानी पिएँगे, पौने-पौने घंटे के वक़्फ़े से,
एक एक गिलास पीते चले जाएंगे तो आपको उसके बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा, यूरिन आएगा। जब आप यूरिन करके आएंगे उसके बाद फिर आप आधे घंटे के बाद आधा पौना गिलास पानी का पिएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक दो गिलास के बाद ये फील होगा कि अब इतना वेट नहीं करना पड़ रहा, अब मैं पानी मैंने पिया है तो मुझे थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ गया है। और यूरिन का कलर जो होगा वो शुरू में येलो होगा और डार्क येलो होगा, उसके बाद वो कम होता होता वाइट हो जाएगा। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि आप पानी पी रहे हैं, आधे पौने घंटे के बाद आधा गिलास आपने पिया और दो गिलास पीने के बाद आपको फिर यूरिन आ गया, तो इसका मतलब है कि अब बॉडी की नीड जो है वो पानी की वो पूरी हो गई है। अब आप आगे नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 6-7 घंटे हो गए इस रूटीन के साथ, तो फिर आप बाकी जो आपका रिमेनिंग डे है उसमें आप नॉर्मल जब आपको प्यास लगे आप तब पानी पी लें, और फिर सोने से पहले 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले आप पानी जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। ये आपकी दिन की रूटीन होगी। तो जिन लोगों को आईबीएस है, जिन लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फॉर गॉड सेक अपने पानी के इनटेक को बेटर करना शुरू करें।